बहुत बड़ा कोई डायरेक्टर होगा तो 10, 11, 12 फिल्में उसकी होंगी, नहीं तो हर फिल्म मेकर की 3-4 ही होती हैं। हिंदुस्तान में आप कौन सी भाषा लेकर आप कितने लोगों को पकड़ सकते हैं? एक्चुअली लैंग्वेज इज अ वे ऑफ बिहेवियर ओनली। कुछ अनकॉन्शियस सा है वो, आप क्यों लिखते हो किसी एक चीज को, और कभी कभी हमेशा आप सही चुनते हो, ये भी नहीं है। इस सेशन में हमारे साथ जयदीप साहनी हैं। आप में से कितने लोगों ने चक दे इंडिया नहीं देखी है? सबने देखी है। जयदीप ने चक दे इंडिया लिखी, जयदीप ने खोसला का घोंसला लिखी, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। इस फिल्म की ज्यादा बात पता नहीं क्यों नहीं होती है, होनी चाहिए, कमाल की फिल्म है। और सबसे लेटेस्ट, हाँ सबसे लेटेस्ट मेरे ख्याल से सबसे लास्ट काम तो बेफिक्रे के ही गाने हैं। गाने, हाँ स्क्रिप्ट शुद्ध देसी रोमांस, हाँ शुद्ध देसी रोमांस। और जयदीप यशराज से जुड़े हैं, इसलिए इनके सामने ये कहना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन किसी ने, मेरे एक दोस्त ने दिल्ली के अभी स्टेटस डाला कि आप लोग शुद्ध देसी रोमांस को नहीं सराहते हैं, इसलिए आप लोगों को बेफिक्रे मिलती है। मैंने लिखा। आप हमारे दूसरे पैनल में साथी हैं वरुण ग्रोवर, इतनी तालियों के बाद मुझे नहीं लगता कि वरुण के किसी औपचारिक परिचय की जरूरत है। लल्लन टॉप आदमी है, इन्होंने भी बीटेक किया है। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं सुधीर मिश्रा। ये बड़ी गड़बड़ होती है कि मेरी मॉडरेटर तैयार हैं, उनका अपना इंट्रो है एक सेशन का, और मेरा अपना लालच है कि मैं कितना बोल दूं माइक देने से पहले। मेरी सबसे पहली मुलाकात सुधीर मिश्रा से हुई जेएनयू के एक कमरे में। एक फिल्म आई थी, फिल्म के डीवीडी के कवर पे एक सांवला सा लड़का फौजी कलर का जैकेट नुमा सा कोट पहने हुए था। मुझे लड़के के बारे में भी नहीं पता था, जैकेट अच्छी लगी इसलिए कवर उठा लिया। वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी का कवर था, और मैंने पायरेटेड देखी तमाम नौजवानों की तरह। बहुत ज्यादा उस वक्त समझ में भी नहीं आई, बाद में जब पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ने लगे तब समझ में आया। और जब पत्रकार बनने की नहीं सोची थी और सर कोई पूछता था क्या बनोगे, तो मैं बोलता था कि मैं फिक्सर बनूंगा, पता नहीं था। तो उसमें एक जगह शाइनी बोलता है कि व्हाट डू यू डू यंग मैन, जब वो हवेली की डील करने जा रहा होता है तो वो बोलता है सर आई एम अ फिक्सर, आई फिक्स थिंग्स, फिक्सर, ब्रोकर, व्हाटएवर यू कॉल सर। और उसके बाद की तमाम फिल्में, फिर हम लोग एक बार रिक्शे पे साथ गए। जब पहली बार सदैव मुलाकात हुई तब एक फिल्म बन रही थी जो बन के आई तो ये साली जिंदगी के नाम से आई। उस समय उसका नाम था दरबदर दिल्ली, दिल दरबदर। इरफान, हाँ अरुणोदय, इरफान और वो सब। तो रिक्शे पे हम लोगों ने तमाम बातें की और उसके बाद फिर बातचीत और वो होती रही। जब हमने उनसे इसरार किया कि हम लोग ललन टॉप का शो कर रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं, और भांजी का ब्याह निपटा के कलकत्ता से लौटे। भांजी भतीजी अभी भांजा, भांजे का ब्याह निपटा के लौटे हैं। भांजा की दूसरी शादी तो आपको कितनी आजकल तो मतलब वो ऐसी कोई। वरुण के साथ पुराना परिचय है, ऐसे है कि वरुण के एक बहुत अच्छे दोस्त मेरे जेएनयू के सीनियर हैं। तो मैं साहित्य का स्टूडेंट था, वो पॉलिटिकल साइंस के, तो बोले यार मेरा भी एक दोस्त है ना, वो ऐसी कुछ कुछ लिखता है, तो वो ऐसे ही सीरीज है, तो बीटेक बीटेक करके मुंबई चला गया है। और मेरे ख्याल से तब धूम का स्पूफ लिखा था। हाँ घूम लिखा था, घूम। हाँ धूम का स्पूफ लिखा था। तो उन्होंने एक बोले यार मैं जावेद अख्तर की किताब आई है तरकश ये दे देता हूँ सिनेमा के बारे में, नसरीन मुन्नी कबीर, उसका बर्थडे है, उसको सही लगेगी। फिर वरुण से बात मुलाकात होती रही। जयदीप से मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था, उन दिनों फोन पर लंबी बातचीत हुई, जिरह हुई, चक दे इंडिया में ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, बहुत स्पेस दी इन्होंने बात करने की। और इसलिए जयदीप के बारे में मुझे कल ही पता चला कि ये ज्यादा बात नहीं करते हैं, पत्रकारों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, ये भी पता चला। तो मैं खुशकिस्मत हूँ और ललन टॉप भी खुशकिस्मत है कि इन्होंने हामी भरी और बात करने के लिए आए। ओवर टू यू प्रतीक्षा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ते, नहीं अच्छी लगती नहीं पढ़ते, इट्स ओके।
कहानियां तो फिर भी पढ़ लेते हैं, कविताओं के तो नाम से ही भागते हैं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। हमें लगता है कि जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट, वो एक सर्टन ग्रुप के लिए है, एक एलीट ग्रुप के लिए है, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप के लिए है, और हम उनसे एक कंफर्टेबल तरह की दूरी बना के रखते हैं, हम में से बहुत सारे लोग। बट एक आर्ट फॉर्म ऐसा है जो हम सबसे लगातार कनेक्टेड रहता है, और वो है सिनेमा। और अभी हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो सिनेमा की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, और जाने अनजाने आपकी भाषा बदल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये फिल्मों में लिख रहे हैं, फिल्मों की कहानियां लिख रहे हैं, फिल्मों के गीत लिख रहे हैं। सबसे पहले एक कॉमन सवाल से शुरू करूंगी मैं कि जैसे सुधीर हैं, आपकी फिल्मों में, शुरुआती फिल्मों में मुंबई खूब दिखा, वरुण ने मसान में, जो वरुण ने को राइट करी, उसमें बनारस खूब दिखा। जयदीप की शुद्ध देसी रोमांस बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें जयपुर खूब दिखा। शहर गुलाबी, अगर आपने अगर उसका वीडियो देखा हो तो बहुत सुंदर तरीके से कैप्चर किया गया है। इन फिल्मों में जो शहर हैं वो केवल शहर नहीं है, वो कैरेक्टर्स हैं अपने आप में मुकम्मल। और अगर आपको 90s के कुछ रोमांसेस याद हो, या और भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें शहरों को इतना एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है, तो हमें हीरो हीरोइन एक कॉलेज में रोमांस कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये कॉलेज एक्चुअली है किस शहर में। तो पहला मेरा सवाल यही है कि फिल्मों में शहरों को खास तवज्जो देने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहता है? आप जहाँ के होते हैं, जिस जगह से वाकिफ होते हैं, वो जगह कुछ आपसे बात करती है। फिल्मों को अगर आप बहुत कॉन्शियस लिखने को अगर आप बहुत कॉन्शियस एक्टिविटी ना माने, जैसे मैं नहीं मानता, तो वो कुछ खुद ब खुद कुछ चीज़ आती है उभर के, फिर वो खुद आपको थोड़ा सुने तो ध्यान बताती है कि इसको इस शहर में डालो तो बेहतर होगा। उस शहर से फिर कुछ किरदार उभरते हैं, वो कुछ जगह जो हैं वो बोलती हैं, कुछ सीक्वेंसेस हैं, वो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मसान है तो फिर कहाँ होनी चाहिए थी, वो गंगा किनारे, इलाहाबाद संगम, जो उसका पूरा विषय ही है, वस्तु है, जो वो कहीं और कहानी तो कहीं भी सुनाई जा सकती है, लेकिन वो एक सिनेमैटिक भी उसमें कुछ एक मतलब क्लेवरनेस शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी आप उसको सेरेब्रली भी सोचते कि इस शहर को, अगर इस फिल्म को, इस कहानी को अगर मैं यहाँ बेस करूँ, तो वो जो है ये इसका जो विषय है, इसमें जो बात है, इसकी जो इसमें जो एक लेयर है जो कहानी से परे है, जो नैरेटिव से परे है, कुछ और ऐड होगा कैसे, तो वो या तो खुद आपको बताता है। तो कुछ मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं सुनता हूँ, तरीका हर आदमी का अलग होगा, तो आप किसी जगह जाते तो वो जगह आपको बताती कैसे मुझे शूट करो। If you listen, so a story will tell you base me here, and that's why sometimes मुझे बहुत वक्त लगता है लिखने में, क्योंकि कभी कभी नहीं बताती तो फिर आप फंस जाते हो, तो आप अटक जाते हो, फिर आपको, मुझे ऐसा लगता है कुछ गलती कर रहे हो, और कभी कभी वो गलतियां रह जाती हैं क्योंकि फिर आप जबरदस्ती उसको कहीं थोप देते हो, फिर उसमें एक यूनिटी नहीं होती, वो है ना। तो आप कभी कभी फिल्में हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि फिल्म बनानी है, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कोई अंदर से पुकार आ रही है, बल्कि अगली फिल्म बनाने के लिए एक फिल्म बना रहे हैं आप कभी कभी। हाँ, तो वो फिल्में बहुत महंगी पड़ती हैं, वो उसमें लेकिन अगर आप वास्तव में क्या 3-4 फिल्में, 8, बहुत बड़ा कोई डायरेक्टर होगा तो 10, 11, 12 फिल्में उसकी होंगी, नहीं तो हर फिल्म मेकर की 3-4 ही होती हैं। अगर मतलब 4, 5 कुरोसावा हो गए, 10 ऐसा कुछ है ना, 11 गुरुदत्त, 3, 4, तो मतलब वो अगर आप वो फिल्में अगर आप देखेंगे तो वो कहीं से उभरेंगी,
किसी जगह से आपके एक्सपीरियंसेस, जैसे धारावी मैंने बनाई थी तो एक माइग्रेंट Right. एक्सपीरियंस था, Right. तो वो बम्बई में था, तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। वो मैं बम्बई में आया था 11 साल, 10-11 साल हो गए थे मुझे। मैं उन परेशानियों से गुजर रहा था। मेरे जो रिश्ते थे वो कुछ ऐसे लोगों से थे जो बम्बई, जिनका गांव था। मुंबई भी तो कई लोगों का गांव है ना। तो एक अजीब सा, एक बुरे कवियों का एक कहना है कि मुंबई बड़ा, मतलब बहुत क्रूर शहर है। ये बुरे, जो भी ये कहे वो बुरा कवि है। उसको पढ़ो मत, उसको पढ़ना मत, अजनबी शहर के। तो वो मतलब क्योंकि बहुत हर चीज संभव है यहाँ पे, तो इसलिए क्रूरता भी संभव है और बहुत सारी चीजें संभव है। तो वो जो कहानी मुझे धीरे धीरे समझ में आई, तो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि उसको धारावी में अगर मैं अपने से थोड़ा दूर करूं, तो धारावी में अगर होगा तो वो थोड़ा सा एक वाइडर स्कोप हो जाएगा। फिर वो जगह आपसे बातें करने लगती है, फिर वो जगह ही कुछ एक कैरेक्टर बनते हैं, और वही फिल्म बेहतर होती है जहां वो जगह जो है ना, एक सेंस ऑफ स्मेल जो है, जी जो कि है नहीं अवेलेबल सिनेमा में, अगर आप उसको वो दिला सकें, दैट यू कैन स्मेल द प्लेस, देन दैट्स अ फिल्म। तो इस तरह से कुछ, पता नहीं सही जवाब है कि नहीं, बट ऐसा कुछ। वरुण, अच्छा, मैं इसमें आ रही है आवाज सबको? हाँ, ठीक है। अच्छा, नहीं, मेरे लिए मेरे पास इसके दो जवाब हैं। एक ये है कि मसान क्यों बनी। मसान सिर्फ इसीलिए बनी क्योंकि बनारस था। नीरज के पास एक आइडिया था, नीरज घेवान जिन्होंने डायरेक्ट की है फिल्म। तो हम अच्छे दोस्त हैं और तब भी अच्छे दोस्त थे गैंग ऑफ वासेपुर के वक्त पे, जब वो असिस्ट कर रहा था, मैं उसमें गाने लिख रहा था। और उसके पास एक आइडिया था जो कि जिस आइडिया में जिस पे वो शॉर्ट फिल्म बनाने वाला था, लेकिन वो आइडिया जब मेरे पास लेके आया तो मुझे उसमें से सिर्फ बनारस सुनाई दिया सबसे पहले। मेरे लिए वो हाईलाइट था एकदम ना, ऐसे लाइट जलने लगी, अच्छा बनारस बनारस, तो बनारस जाके बनाते हैं। क्योंकि उस आइडिया को बनारस में ही किया जा सकता था, ये भी सही बात है, क्योंकि उसमें शमशान घाट था, उसमें गंगा थी, लेकिन बहुत सारी और जगह भी हैं जहां वो हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शहर हैं जहां गंगा और शमशान घाट दोनों हैं। लेकिन मेरे लिए वो पर्सनल रीज़न था उस शहर में वापस जाने का, क्योंकि एक जब मैं छोड़ के आया था इंजीनियरिंग के बाद वो शहर, तो एक क्लोजर नहीं हुआ था शहर के साथ। वो झटका सा लगा था कि अच्छा ये ख़त्म हो गया अचानक से। अभी तो मैंने समझना शुरू किया था इस शहर को, अभी तो दोस्ती हुई थी, और मुझे फेंका जा रहा है बाहर। तो मैं वो जर्नी कंप्लीट करना चाहता था। तो मुझे लगा कि एक फिल्म के ज़रिए वापस जाके उस शहर में फिर रहेंगे। उस शहर, भले ही कहानी कुछ और है, मेरी कहानी नहीं है उसमें, लेकिन वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए वो एक पर्सनल रीज़न था। तो वो भी एक फिर वहाँ से वो सब कॉन्शियसली और बहुत जगह कॉन्शियसली ही आया है कि बनारस है, और बनारस के अलग अलग इलाके हैं उसमें, या बनारस के अलग अलग दृश्य हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें जो स्क्रिप्ट में हैं वो फिल्म में नहीं हैं, क्योंकि शूटिंग लोकेशन हमको नहीं मिलता है। वो फिर उसके बाद जब प्रोड्यूसर आता है तो आपको पता चलता है कि आपके सपने कितने कच्चे हैं। कोई भी उसको धक्का मार के वो बोलेंगे ये लोकेशन कहाँ से जी, मतलब कहाँ से लाएंगे, ये बस भर के हम कहाँ से लाएंगे, और जो भी वो सब चलता है। तो लेकिन फिर भी बनारस कॉन्शियसली था उसमें, इसलिए। और मुझे लगता है कि इसके पीछे जो बड़ी थ्योरी है जो मेरी, जो कि तुमने भी कहा कि 90s के बाद फिल्मों में शहर ज़्यादा दिखने लगा, वो इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है, अगेन ये थ्योरी 2 लाइन में मैं बोलूँगा तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, पर मैं बोल देता हूँ। क्योंकि 90s के बाद ही वो हुआ है जब जो एक पुराना जो फ्यूडल सिस्टम था सिनेमा का, जो वो टूटा है और लोग आए हैं बम्बई में बाहर से। उसके पहले जो आए थे, जो शायद पार्टीशन के टाइम वाले जो पंजाबी हैं, ज़्यादातर उन्हीं की इंडस्ट्री थी, या जो वो आए थे, तो वो मुझे लगता है कि एक पॉइंट तक वो लोग डिनाइल में थे अपनी आइडेंटिटी को लेकर। और वो आइडेंटिटी को डिनाई करने के लिए उन्होंने वो एक नेमलेस एक जगह बनाई जो उत्तर भारत है पूरा का पूरा। अगर गांव है तो वो कोई एक गांव है उत्तर भारत का, और बाकी फिर द फिल्म वाज अबाउट डिनायल ऑफ, एक्चुअली द डिनायल ऑफ पार्टीशन इन माय हेड।
and looking only at the glitz of the city, which is their savior in a way. और लेकिन 90s के बाद इस तरह के बहुत सारे लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम सुधीर मिश्रा, उसके बाद अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, दिवाकर बनर्जी, बहुत सारे लोग आए हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक तो किसी तरह के डिनायल में नहीं है, कोई उनको शर्म नहीं है। दूसरा, जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था कहीं पे, कि जो आपको जिंदगी में सबसे ज़्यादा सपने आते हैं, आप भले ही 70 साल के हो जाएं, आपको सपने 12 से 19 साल की उम्र के बीच के घर के ही आते हैं। तो वो घर आपको कभी छोड़ता नहीं है, आप कभी किसी भी उम्र में पहुंच जाएं। आप भले ही, मैं अब 15 साल, मेरे को 12 साल हो गए बम्बई में, और मैं बनारस सिर्फ 4 साल रहा था, मैं लखनऊ सिर्फ 8 साल रहा था पूरी तरह से, उसके बाद फिर 6 साल और घर वहाँ था। लेकिन मुझे बम्बई के घर के सपने ही नहीं आते। मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे को यहाँ का किसी घर का, किसी रोड का कभी सपना नहीं आता है। काम का कभी कभी आ जाता है, लेकिन सपना आता है लखनऊ में वही वाले घर का, वो 3/359 विवेक खंड में एक घर था, और उस घर में हम जबकि सिर्फ 4 साल रहे थे, लेकिन वो 13 से 17 साल की उम्र वहाँ थी, तो वो उसी घर के सारे कमरे, वो घर बदल भी गया है, मैं अभी वहाँ गया वापस, और वो घर पूरा बदल चुका है, वहाँ वो कुछ भी नहीं है। तो अब वो घर सिर्फ वही है। हो सकता है किसी दिन फिर वो किसी कहानी में आएगा, बस यही है। Actually, maybe I should give an example of another filmmaker. जैसे मीरा नायर है, उनका एक फिल्म लैब है युगांडा में, जिसका नाम मायशा है। तो मैं बहुत सालों से जो अपने काम में करने की कोशिश कर रहा था, अचानक मुझे उनके वेबसाइट पे वहाँ पे वो एक लाइन में दिख गया, और मुझे लगा अरे यही तो मैं कर रहा था। वो लाइन है, इफ़ वी डोंट टेल आवर स्टोरीज हु विल। तो मेरा शुरू से यही था कि हम खासतौर पर जो अपना मोहल्ला है दुनिया का, साउथ एशिया, हम इतने सारे लोग हैं, इतनी तरह के लोग हैं, इतनी तरह के सब कल्चर्स हैं, और इतने इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं अपने सारे लोग। कभी किसी से प्यार हो जाता है, कभी किसी से नफरत हो जाती है, कभी भी किसी पे गुस्सा आ जाता है, फिर दोबारा कभी किसी से दिल उचट जाता है, और वो कहने का मन करता है। तो हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा, जैसे वो आहूजा का भोंपू वाला माइक्रोफोन नहीं होता नॉर्थ में, कि बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है लेकिन आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। तो लोगों में इंटरेस्ट और उनकी लाइफ में इंटरेस्ट आता है, और उनसे अपना कुछ रिश्ता लगता है। वैसे ही लोग और उनका जो माहौल होता है, जो कभी सिटी होता है, कभी विलेज होता है, कभी प्रोफेशन होता है, लोगों का और उनके माहौल का भी एक रिश्ता होता है। लोग मिलकर माहौल को बनाते हैं, लेकिन उतना ही वो माहौल या वो शहर या वो प्रोफेशन या वो वर्क प्लेस लोगों को भी उनको बनाता है। तो इसलिए वो अपने आप ही आ जाता है। अगर आप लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, चाहे वो सेल्समैन हो, किराए के बाराती हों, स्पोर्ट्स पीपल हों, अंडरवर्ल्ड वाले हों, जो भी हों, तो उनका जो माहौल है, उनकी खुशबू है, वो अगर आप उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं अपनी कहानी में, तो वो आना ही आना है, अपने आप आ ही जाता है उनका सब कुछ। एक्चुअली जो आप कह रहे थे ना, ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो इतना सोच के होता नहीं है, वही है। सिंस हमने इस तरह से अपने होम टाउन्स की बात की और शहरों की बात की, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उससे ही जुड़ा हुआ कि जैसे धारावी से हमने डिस्कशन शुरू किया, तो उसमें जो ओमपुरी का कैरेक्टर है वो किसी एक भाषा पे मैंने देखा स्टिक नहीं कर रहा है, वो स्विच करता रहता है। उस अपनी पूर्वांचली हिंदी जो है उसके साथ में मुंबईया हिंदी जो है वो लोगों के हिसाब से उसे स्विच करते रहता है। एट द सेम टाइम जब उसकी माँ आती है तो वो अपनी माँ से भी अपने प्योर डायलेक्ट में बात नहीं करता है, वो जबकि वो माँ से कर सकता है लॉजिकली, बट एट द सेम टाइम मसान में भी हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं प्योर बनारसी के रेफरेंसेस हैं, बट ऑन द होल जो है वो बहुत ही इंटेलिजिबल, बहुत ही समझ में आने वाली भाषा है। शुद्ध देसी रोमांस में हम देख रहे हैं कि कहीं भी प्योर मारवाड़ी इस तरह से नहीं आ रही है कि समझ में ना आए। तो एक कैरेक्टर की और स्टोरी की ओरिजिनलिटी बरकरार रखते हुए कितना प्रेशर होता है या ये कितना मुश्किल होता है कि ओरिजिनलिटी भी बरकरार रहे और आपकी जो लैंग्वेज है वो भी मासेस को समझ में आ जाए। फिल्म के बजट पे डिपेंड करता है।
बहुत बड़े बजट की होगी तो अब अगर कैलकाटा मेल बना रहा हूँ तो फिर ये सवाल ही निरर्थक है, तो फिर करना ही पड़ेगा जो। आप अगर हजारों देखें तो उसमें जबान अलग अलग है। जब आपस में तीनों बात करते हैं तो अंग्रेजी बात करते हैं। जो बिहार में है तो भाषा वहाँ की है अलग अलग। जब गीता अपने घर में बात करती तो तेलुगु में बात करती। जी तो हमें भाषा साउंड भी है। तो अगर मिसाल के तौर पे सारे हिंदी बोल रहे होते हजारों में तो वो एक साउंड का फर्क जो है वो नहीं आता। तो वो कैरेक्टर और भाषा एक एटीट्यूड भी है। ट्रू। तो आप कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दो लोग जो हैं, ऐसी थोड़ा साइड स्टेप करता हूँ कि दलित और औरतें जो हैं अंग्रेजी को ज़्यादा आसानी से अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शब्द जो हैं उनको उनके शोषण के नहीं हैं। एब्सोल्युटली। Why do young women lose their language quicker, you know? If they come to Bombay and suddenly, you know, she just came from Lucknow, 2 साल पहले आई थी, अभी लखनऊ से 3 साल से, अभी WTF में बगल में बैठी है, तो ऐसा पता भी नहीं चलता कि शायद वो लखनऊ से आई है। क्यों? उसका एक वजह है। कभी कभी लड़के हंसते भी हैं उस पर, है ना? लेकिन उसकी एक वजह है, क्योंकि वो भाषा में वो शब्द नहीं है। आप दलित बड़े लेखकों से बात करें, एक्टिविस्ट से बात करें, तो वो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ो। मेरा कहने का मतलब है कि अब वो भाषा में बड़े एटीट्यूड, तो वो भाषा मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको तो धारावी में जब वो माँ प्योर अवधी है तो वो प्योर अवधी में बात करती है। ये आके थोड़ा बहुत जब नाराज होता है, गुस्सा होता है तो या दोस्तों में होता है तो कभी अपनी भाषा जो उसकी, अब वो भाषा भी उसके कॉन्शियसनेस से जा रही है। राइट। वो जैसे कि लोकगीत जा रहे हैं तो नए लोकगीत आ रहे हैं दिमाग में, वो फिल्मी गीत है, जी, है ना? तो वो मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है ना। माइग्रेंट एक्सपीरियंस में भाषा भी परिवर्तित हो रही है। जी, जी। हम सबकी भाषा, अब मेरी भाषा वो नहीं है जो लखनऊ का लड़का निकला था और आज जो सफेद बाल वाला ये जेडेड सा फिल्म मेकर है, वो उसकी भाषा अलग है ना, है ना? क्योंकि भाषा आप फिर आपको कुछ रेफरेंसेस हर माहौल में कुछ रेफरेंसेस। अब 30 साल से मुंबई में रह के तो माला ही निकलता है ना मुंह से, कभी कभी मंजिल तो नहीं निकलता अक्सर, है ना? तो वो भाषा जो है वो परिवर्तित होती है और वो इंटरेस्टिंग है अगर उसका इस्तेमाल हो, और वो थिएटर और सिनेमा में बहुत इंटरेस्टिंगली यूज भी हो सकती है। जी। वो बहुत एज अ साउंड, एज एन एटीट्यूड। इट्स नॉट, मतलब एक अंग्रेजी का एक जो तरीका है वो कुछ अलग ही होता है ना। तो वो एक कहीं भाषा के अंदर एक हिंदुस्तानी के अंदर कहीं संस्कार आप चाहे ना चाहे आ ही जाते हैं आदर के। आप जब मतलब मैं अगर भाषा इस्तेमाल करूंगा, अगर उर्दू ज़्यादा बोलने लगूंगा, अगर 10 लखनऊ के लोगों के साथ बैठा हूँगा तो फिर वो वापस आती है ना जबान। जी। फिर वो आप आधे घंटे में धीरे धीरे कई लफ्ज वापस आने लगते हैं। मैं सागर जाऊंगा तो हिंदी आने लगेगी, भोपाल मध्य प्रदेश में फिर वो मैं मौलिक वौलिक जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगूंगा, है ना? बम्बई में रहूंगा तो कुछ अलग कुछ हो जाएगा। तो इट्स वेरी वो उसके अंदर जो एक एटीट्यूड है और जो जेस्चर भी है उसके अंदर, भाषा के अंदर, वो मेरे ख्याल से आज थोड़ा जा रहा है। बिकॉज आज भाषा और डायलॉग जो है वो कुछ इन्वर्टेड कॉमास में दिखता है मुझे हमेशा। हर आदमी कुछ पंच एक स्मार्ट लाइन, मतलब वो सीन मिल के स्मार्ट नहीं होता। जैसे कि मतलब बहुत पुराने जो डायलॉग हैं, आप जावेद अख्तर के डायलॉग देखिए मिसाल के तौर पे, तो मेरे पास माँ है, इसमें क्या पंच है ना? तेरा क्या होगा कालिया, ये सिचुएशन है, उसमें से भाषा और एक डायलॉग निकलता है जो बड़ा होता है। अभी वो सिचुएशन है ही नहीं, वो खामखा बोले जा रहा है। राइट। है ना? आप
देखिए, आप कोई भी जावेद अख्तर की लाइन देख लीजिए, आप मुझे पंच दिखा दीजिए, वो सीन प्ले आउट ऐसे हो रहा है कि वो फिर लाइन जो है ना कि मैं जा रहा हूं, वो डायलॉग बन जाएगा और वो उस सिचुएशन में वो बनता है कुछ। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उस पर काम कम हो रहा है। और इंटरेस्टिंग है, जैसा कि वरुण कह रहे थे, कि अब जो फिल्में बना रहे हैं वो अपने माहौल में वापस जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जिस माहौल से आ रहे हैं, और थोड़े जुड़े हुए भी लोग हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो 2000 से थोड़ी बदल रही है। वो इंटरेस्टिंग है कि अ न्यू सेट ऑफ पीपल आर हैव कम हियर टू क्लेम द इंडस्ट्री। तो वो भाषा अपनी और वो उस जगहों से जुड़े, मतलब मीडिया नहीं मान रही है, बट द इंडस्ट्री इज नॉट व्हाट यू थॉट इट वाज। आप 10 बड़े डायरेक्टर्स का नाम लीजिए तो सब छोटे शहर के। राजू ईरानी भी नागपुर गई है ना, और छोटा शहर दादर भी है। सो मराठी जो फिल्म मेकर है वो रूटेड है। अब उसको मत भूल जाइए क्योंकि मुंबई में पैदा हुआ, वो रूटेड है। तो उसको अपनी कहानियों से, अपनी जगह से, अपने स्पेस से और अपनी जबान से एक उसका ताल्लुक है जो बहुत इंटरेस्टिंगली उभर के आता है आज। तो आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग व्हाट इज हैपनिंग। भाषा को लेकर वही आधा जवाब तो वही है कि फिल्म का बजट और फिल्म के प्रोड्यूसर और एम्बिशन, प्रोड्यूसर और बजट तो ठीक है, फिल्म का एम्बिशन क्या है, फिल्म कहाँ जाना चाहती है, उस हिसाब से भी आप भाषा के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे मसान में हम शुरू में हमने सोचा था पूरी फिल्म काशिका में होगी जो कि वहाँ की बोली है, लेकिन वो नहीं हो सकता है अगर हम फिल्म को यहाँ रिलीज करना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ फेस्टिवल में भेजना चाहते हैं, ठीक है, वो हो सकता है। उसके बाद हम फिर जो मेरे ख्याल से बहुत ही गजब का काम किया डेढ़ इश्किया में अभिषेक चौबे ने, कि वो भाषा के साथ कॉम्प्रोमाइज बहुत कम किया, सबटाइटल के साथ फिल्म रिलीज की और वो चल गई फिर भी। और वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बूस्ट था इस तरह के जो भी स्टिकिंग टू योर गन्स वाली बात है जो। लेकिन मसान में हमने फिर कोशिश की जितना भी थोड़ा बहुत रख सकें उतना, जितना बचा सकें, अल्टीमेटली यही होता है आपके पास। लेकिन साथ ही साथ वही है, फिल्म का एम्बिशन क्या है। क्या अगर कोई मुझे कहता कि आप पूरी प्योर भाषा, आप काशिका, आप वहाँ हमने जो कि हमारे पास लोकल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स थे, अमिताभ भट्टाचार्य एक वहाँ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमको काशिका में स्क्रिप्ट करके देने वाले थे। लेकिन सवाल वही था, कोई मुझसे पूछे कि ये हो जाएगी लेकिन फिर उसके बाद ये इंडिया रिलीज नहीं मिलेगा इस फिल्म को, तो क्या मैं वो करूँगा? नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से फिल्म का एक जो भी एक मकसद ये है कि ये कहानी लोगों तक पहुंचे। वो ठीक है, वो भाषा मैंने थोड़ी सी बदल दी। अब मैं कहूँ कि नेरूदा को क्या हमने ओरिजिनल स्पेनिश में पढ़ा है? नहीं, हमने किसी ने नहीं पढ़ा है शायद। क्या हम उसको प्यार करते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन वही है ना, तो भाषा एक सिर्फ जरिया है, उसके पीछे कल्चर के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। वो उस जगह के, उस कहानी का जो सोल है, वो भाषा मेरे ख्याल से मार नहीं सकती। थोड़ा बहुत कम कर सकती है, इधर उधर कर सकती है। तो उतना कॉम्प्रोमाइज आज की दुनिया में, जहाँ पे एक तो वैसे ही हिंदुस्तान में आप कौन सी भाषा लेकर आप कितने लोगों को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे हर स्टेट के अंदर इतनी सारी भाषाएं हैं और बोलियां हैं। तो आपको एक स्टैंडर्ड लेके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलना चाहिए, लेकिन जो चल रहा है, जो बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे इस साल ही सुल्तान आई, या अभी दंगल आ रही है जो कि हरियाणवी बोली को उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो खुश हैं उससे, जो हरियाणा के लोग हैं वो खुश हैं कि ठीक है, हमारी भाषा के 4 शब्द आए हैं। चलो, धाकड़ एक गाना आया है जो कि हरियाणा के लोग पहचानते हैं कि ये हमारा शब्द है और ये हिंदी फिल्म में टॉप पे आ रहा है, धाकड़। या वासेपुर में एक गाने में मैंने मुझौसा शब्द इस्तेमाल किया था। वो बहुत सारे बिहारी लोग मुझसे आके कह चुके हैं कि मुझौसा अपने गाने में लाए, तो ठीक है। बाकी जबकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं उस फिल्म में भाषा को लेकर। आप वो कहीं पे वो जो भी बिहारी हो जाती है, कहीं पे वो बनारस का टच आ जाता है, कहीं पे वो जेनेरिक चली जाती है, तो वो सब है। लेकिन अब ये इतने कॉम्प्रोमाइज मेरे ख्याल से
I don't mind these compromises. जयदीप? आई थिंक कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक आई थिंक शायद सारे राइटर लैंग्वेज और एनवायरनमेंट और पर्सनालिटीज़ के कलेक्टर होते हैं अंदर से। जैसे कहीं स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कहीं कुछ कलेक्ट करते हैं हम लोग, और ये जान के नहीं करते, एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है शुरू से। एक तो ये है कि आपकी एक नैक होती है या शौक होता है, या आपको बस मज़ा आता है कि अरे यार ये कैसे बोलता है, ये कैसे चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, जो जैसे मैं पहले कह रहा था कि जहाँ की कहानी होती है वहाँ का माहौल उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन लोग ही मिलके वो माहौल भी बनाते हैं। अब जैसे कंपनी में फर्स्ट हाफ में उनकी एक बम्बैया लैंग्वेज थी जो मेरे लिए नई थी, मैं दिल्ली से आया था। या मोहनलाल जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो साउथ इंडियन, उनका एक लहजा था, पूरी हिंदी का सेंटेंस भी वो कैरेक्टर नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी बात कहता था और एक इम्पैक्ट से कह देता था। तो वो सीखने में टाइम लगा था, और जब हम डब कर रहे थे तो बहुत लोग कह रहे थे कि ये करेक्ट करो। तो करेक्ट क्यों करें, इतनी मुश्किल से तो गलत सीखी है। तो या फिर चकदे में 15-16 अलग अलग डायलेक्ट्स थी, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि अगर हम हिंदी फिल्म के राइटर हैं, आपको पता है आपके देश में इतनी रिचनेस है, इतनी कल्चर्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आती आपको ले दे के एक दो ही लैंग्वेज है। तो मेरा बस चले तो मैं मणिपुरी, उड़िया, तमिल, तेलुगु सब कर डालूं, लेकिन नहीं आती है। अब इस उम्र में आके सीख भी नहीं सकता सारी, पर डायलेक्ट्स तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि एक जो जेल है उससे निकलने की छटपटाहट होती है ना, तो वो कर सकते हैं। और फिर चकदे में ये था कि तरह तरह के जगह के लोग इस देश के कैसे हिंदी बोलते हैं, वो सब वैलिड हिंदी है, ऐसा नहीं है वो वैलिड हिंदी नहीं है, मेरे दिमाग में वो सब वैलिड हिंदी है। क्योंकि कोई बोले कि उनको ऐसी सरकारी हिंदी, जैसे सरकारी हिंदी मेरे हिसाब से तो जैसे वो विक्रम और वेताल में वो एक वेताल था, जो ढंग की लैंग्वेज है, हिंदी और उर्दू दोनों के सर पे वो वेताल बैठा हुआ, सरकारी हिंदी, और वो इतनी वाहियात चीज़ है। तो अब मेरे हिसाब से ये 15, 16, 17 सारी करेक्ट हिंदी है, या करेक्ट इंग्लिश है। अगर कोई इंग्लिश जितनी बोल रहा है, जैसी बोल रहा है, करेक्ट इंग्लिश है। फिर आपका प्रोफेशन, जैसे वो स्पोर्ट्स वाले हैं तो उनके अपने स्लैंग होते हैं, उनका एक बात करने का तरीका होता है, पुलिस वालों का एक बात करने का तरीका होता है, वो आपकी भाषा को इफेक्ट करता है, वो आपके ऑटोमेटिकली आती है अगर आप अपने कैरेक्टर को जानते हैं। अब आप उसका साइन थीटा कॉस थीटा बना के करने बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाए। सेम इन से रॉकेट सिंह। अब सेल्समैन जो होते हैं उनका एक तरीका होता है, जैसे फिल्म वाले, हम कभी एलए जाते हैं तो लगता है यार ये अपनी जात वाले ही हैं सारे तो चाहे वो इंग्लिश बोल रहे हो, तो जैसे सेल्समैन उनका एक तरीका होता है, ऑफिसेस का एक तरीका होता है, क्लाइंट्स का भी एक तरीका होता है। अब मैं आपको बोलूँगा आप सेल्समैन बन के बैठो, आप ऐसे बैठोगे, क्लाइंट बन के बैठो आप दूसरे तरीके से बैठोगे। ऐसे ही बोलने का भी होता है, बिकॉज एक्चुअली भाषा इज व्हाट, भाषा इज बिहेवियर ओनली, नो, वो एक बिहेव करने का तरीका ही है ना, बस वो फोनेटिक है। सो इन द सेम वे शुद्ध देसी रोमांस, साहब वहाँ की कई चीज़ें होती हैं वहाँ। एक तो लैंग्वेज हर कुछ घंटे में चेंज हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमें मारवाड़ी है, मेवाड़ी हैं, और भी 2-3 बड़ी डायलेक्ट्स हैं, उनका एक एवरेज सा निकालना था कि वहाँ के लोगों को ये ना लगे कि तुम कितने नालायक हो यार। लेकिन बाहर के लोग हैं, जो बैंगलोर में देख रहा है, कोई हैदराबाद में देख रहा है, उसको एक राजस्थान की खुशबू पहुँचे। या किसी साउथ इंडियन, जैसे रॉकेट सिंह में वो गिरी कैरेक्टर था, वो महाराष्ट्रियन एक्टर है संतोष, मेरे को आती थी हैदराबादी बाय चांस, उसने कितनी अच्छी करी। तो दूसरी जगह एक नॉन कॉमेडी वाली हैदराबादी की खुशबू पहुंची, तो उसका, और प्लस किराए के बारातियों का अगर आप उनसे मिलेंगे, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब मिलेंगे तो उनकी एक अपनी, जैसे हमारी जूनियर आर्टिस्ट की होती है ना, एक अपना प्रोफेशन और अपनी लैंग्वेज होती है जो उनके बोलने के तरीकों को इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं और आप माहौल में इंटरेस्टेड हैं और आप बिहेवियर में इंटरेस्टेड, जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एक्चुअली लैंग्वेज इज अ वे ऑफ बिहेवियर ओनली, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप आता है। एंड आई थिंक व्हाट ही सेड कि आप बहुत गूढ़ या बहुत प्योरेस्ट उसके बारे में हो सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप सबसे बात करना चाहते हैं तो अगर आप इतने ज़्यादा सख्त हो जाएंगे कि कोई आपकी बात सुन के राज़ी नहीं है, क्योंकि यार ये आदमी अपने से ही बातें करता रहता है, तो फिर फ़ायदा क्या हो, फिर तो पूरा टाइटैनिक ही डुबा दिया आपने। जयदीप, सिंस हमने चकदे और रॉकेट सिंह का भी जिक्र किया, लैंग्वेज के लेवल पे मुझे ये दोनों मूवीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। चकदे में यू हैव 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स, ईच स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज।
उनकी आइडेंटिटी को रखना और उन्हें वैसा ही दिखाना कि वो उन्होंने अपना लैंग्वेज को रिटेन किया हुआ है. एट द सेम टाइम रॉकेट सिंह में कंप्लीटली मार्केटिंग सेल्स की लैंग्वेज है, विच आई पर्सनली बिलीव कि बहुत अच्छे से पकड़ा गया रॉकेट सिंह में. सो इन दोनों मूवीज मतलब स्पेसिफिकली मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या रिसर्च गई, कितनी रिसर्च गई, एंड डू यू हैव सम मेमोरी, स्पेसिफिक मेमोरी रिलेटेड टू इट? चक दे में तो एक्चुअली काफ़ी रिसर्च गई, क्योंकि दो फिल्में हैं, कंपनी और चक दे, जिनके सब्जेक्ट्स के बारे में मैं खुद ही बहुत इग्नोरेंट था. मुझे कुछ ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में भी नहीं मालूम था. तो रिसर्च शुरू करी तो फिर उसमें टाइम लगा. हाँ, मेरे डायरेक्टर को बहुत मालूम था, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. चक दे में अगेन मैंने तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ही पढ़ा था और मैं सोच रहा था कि बुक लिखूंगा. तो क्योंकि मैं अपनी तरफ से उस टाइम फिल्में छोड़ चुका था, क्योंकि मैं तंग आ गया था बॉम्बे से. जैसे ये भाग गया था, मैं भी भाग गया था. हाँ, तो अगर मैं चक दे में मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली जो लोग थे, रियल विमेंस हॉकी टीम थी हमारी, उन्हीं से सब कुछ इंस्पायर्ड था. मतलब आप ये समझ लो वो प्रोडक्ट है, हम उनकी एड एजेंसी थे. तो मतलब अब मैं क्या क्रेडिट लूँ, वो जो था उन्हीं का था, तो उन्हीं का था, उन्हीं के लिए था, उन्हीं से था. आई थिंक हम उसको फ्रेम कर पाए करेक्टली. और ऑब्वियसली अब जो रियल लाइफ कैरेक्टर होते हैं शायद वो इतने एलोक्वेंट नहीं होते जितने पिक्चर के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन रियल लाइफ वालों को अपनी ज़िंदगी 2 घंटे में ख़त्म भी नहीं करनी होती, तो फिल्म वालों को करनी होती है, तो ऑटोमेटिकली एलोक्वेंट होना पड़ता है. तो पर हाँ, तो चक दे में हाँ दूसरी चीज़ें ये थी कि जैसे वो एक लड़की कहती है कि बताती है कि तुम्हें तमिल और तेलुगु में फ़र्क होता है. तो यहाँ कोई नॉर्थ ईस्ट वाले को, प्लेयर को कोई कह देता है, अपनी तरफ से बड़ा खुश हो रहा था कि आओ आप हमारे मेहमान हो. तो वो कहती है तुम मतलब मैं इस देश की हूँ, मेहमान क्यों मैं. तो लेकिन ये कई चीज़ें हैं. मैं दिल्ली में रहता था, बचपन से देखता था नॉर्थ ईस्ट वालों के बारे में लोगों के कुछ ख्याल हैं, कोई किसी के बारे में कुछ ख्याल हैं. और फिर जब मैं भी इंजीनियरिंग करने बाहर गया था अपने घर से, तो आप सब पूरे देश के लोगों से मिलते हो और आपके मन में तरह तरह की जो धारणाएं बनी होती हैं वो टूटती हैं और आपको समझ आता है. फिर थोड़े और बड़े होते हो, फॉरेनर्स से मिलते हो, तो फिर और समझ आता है कि यार ह्यूमन बीइंग्स सब एक ही होते हैं और हमने ही ऐसे बांट रखा होता है. तो वो ऑटोमेटिकली यू जस्ट स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस के सब लोगों की खुशबू, बाकी सब लोग, शायद जो मेरे साथ हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके या बॉम्बे में आके, धारणाएं टूटी थी. क्या सबकी धारणाएं टूट सकती हैं एक फीचर फिल्म देख के? क्या थोड़ा सा हम चैलेंज कर सकते हैं बिना किसी को नाराज किए? नहीं यार, नॉर्थ ईस्ट वाले ऐसे नहीं होते. 1 मिनट दोबारा सोच. अब साउथ एक्सटेंशन से गुजरे तो क्या उसी नज़र से देखेगा तो उस लड़की को? एक बार सोच के देख. तो एक जो मन में आता है ना, एक बार सोच के देख वाली फीलिंग, वो बहुत उस पिक्चर में मौके मिले. हर तरह के लोगों के बारे में, हर तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में. किसी के इन लॉज को प्रॉब्लम थी उसके खेलने से, किसी को लैंग्वेज का इशू था, किसी के बॉयफ्रेंड को लगता था उसकी गेम बेकार है. तो वो उसमें ज़्यादा एक्चुअली वो था. पर सच बताऊं तो वो एक्चुअल टीम की वजह से ही था जो था. रॉकेट सिंह में ये था कि हाँ, हमने सेल्स एक्सरसाइजेस काफ़ी कराई थी. पहले तो वी वर लकी विद अ वेरी गुड कास्ट एंड वेरी गुड डायरेक्टर. तो हमने काफ़ी सेल्स एक्सरसाइज कराई थी. सब लोगों को काफ़ी फ़ोन पे सीडीज़ बेचने को कहा था, क्योंकि जैसे जैसे आप अनवांटेड फ़ोन कॉल्स करते हैं और फ़ोन पे गालियाँ खाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होती जाती है धीरे धीरे. तो जो एक जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री का और बॉम्बे का एक स्वैगर होता है ना, वो स्वैगर टूटता है कि तू बेच तो सही, आज कितने बिके. तो वो धीरे धीरे सबका टूटता है. फिर सबको कहा चलो, अब जो एक फिल्म में सीन था कि ये पेंसिल बेचो मेरे को 10 तरीके से, तो सब एक्टर्स के साथ हमने सब ट्रेनिंग हुई थी यहाँ. फिर उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग और थी, जैसे डी संतोष था जो एक गिरी कैरेक्टर प्ले करता है. तो हम लोगों का था है कि इंजीनियर जो होता है, हार्डवेयर इंजीनियर, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है और वो बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं आ सकती. तो ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू असेंबल कंप्यूटर्स. तो हमारे आईटी वालों ने एक दिन आके बोला कि अब ये अपनी पीठ के पीछे अनपैक कर सकता है पीसी को बिना देखे. हमने कहा अब रेडी है. हमने क्या मतलब मेहनत तो संतोष ने करी. सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना. अब ये बिहेवियर है, मुझे नहीं पता ये लैंग्वेज में है कि बिहेवियर में, लेकिन ये होता है. यहाँ चक दे में है. क्रिकेट में क्या होता है, आप क्रिकेट में शूट कर रहे हो तो आपने
एक मिड शॉट ले लिया बॉलिंग का, एक आपने ले लिया उसको मारने का, एक बाउंड्री क्रॉस करने का छक्का हो गया, और क्राउड का शॉट ले लिया, तालियां हो गई बात खत्म। हॉकी में ऐसे नहीं होता, ऐसे पैन होता है, 16 लोग इधर जा रहे होते हैं, फिर 16 लोग इधर, तो उनको खेलना पड़ता है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो उसमें इनफैक्ट वी हैड डिसाइडेड एंड शिमित वाज वेरी इंसिस्टेंट ऑन दैट, और उनकी 7-8 महीने बाकायदा ओलंपिक एथलीट्स ने ट्रेनिंग करी थी, और उसी टाइम 10 टीमों की ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेनिंग चल रही थी, उनसे भी तो खेलना था जाके, तो वो भी तो बननी थी टीमें। तो बैग उठाने का तरीका, खुजली करने का तरीका, एक दूसरे पे ऐसे हाथ डालने का, गले पे प्लेयर का तरीका, हर चीज़ का एक तरीका, वो आप कितना सिखा लोगे, कितनी रीडिंग्स में हर चीज़ नहीं। तो बहुत ट्रेनिंग हुई, फिर हमें आके कोचेस ने बोला कि अब ये एक स्टेट टीम के साथ खेल सकते हैं और आधी को तो टक्कर भी दे सकते हैं, सो वी सेड अब शूट करते हैं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। तो ये अब व्हाट आई एम सेइंग इज एज स्क्रीन राइटर्स हमारी लैंग्वेज फिजिकल भी होती है, फिर हमारी लैंग्वेज, आप दिमाग में साउंड डिज़ाइन भी सोच रहे होते हैं, चाहे आपकी कोई सुने ना सुने आगे, आप तो सोच रहे होते हैं ना, आप कॉस्ट्यूम भी सोच रहे होते हैं, बहुत तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के। तो जैसे जैसे आप इसमें घुसते हैं उसमें उतना उतना मज़ा आता जाता है। आई थिंक आई एम ब्लैबरिंग। जब आप फिल्में लिखने के प्रोसेस में होते हैं या कोई आइडिया को आप चाहते हैं कि ये फिल्म में तब्दील हो, ऑब्वियसली यू वांट इट टू रीच पीपल, वरना तो लोग अपनी डायरी में लिख सकते हैं। जब आप लिखना शुरू करते हैं या लिखते हैं तो उस साइकोलॉजी के बारे में मुझे जानना है कि क्या आपको लगता है कि जो आपका व्यूअर है, जो दर्शक होने वाला है, वो क्या चाहता है? मतलब आर देयर एनी सेट पैरामीटर्स जिनको ध्यान में रख के आप डिसाइड करते हैं कि हाँ अब वो ये चाहता है और अब मुझे उसे ये देना है? एक बार मैंने ऐसे सोचा था, उस फिल्म का नाम कैलकाटा मेल था। नहीं, मुझसे नहीं होता। कुछ फिल्में आप सोचते रहते हो, हम 10-15 फिल्में सोचते हैं एक साथ, कुछ लोग 4-5 सोचते हैं, मतलब 4-5 तो हर आदमी सोचता है। एक बार मैं बर्टोल्ट ब्रेक्ट के कमरे में गया था ईस्टर्न जर्मनी में, तो उसके कमरे में 4 टाइपराइटर लगे हुए थे, तो एक साथ 4 प्ले लिखते थे, है ना। उसमें से कोई फिल्म बन जाती है। तो कुरोसावा साहब ने एक बार, हम लोग कुछ 50 लोग थे, उनके घर में घुस गए थे, तो उन्होंने हम सबसे कहा था कि भाई वही फिल्म बनाओ जो तुम बनाना चाहते हो। हमने कहा कैसे यार, बीच में प्रोड्यूसर नाम के लोग भी होते हैं। तो बोले वो अगर तुम कहानीकार हो, यार फिल्म मेकर, यू मस्ट हैव 10 स्टोरीज टू टेल एटलीस्ट। फिर उसके बाद अगर वो कोई बोले कि ये नहीं, तो बोलो नहीं यार एक और है यहाँ पे। सो दैट यू नो इज हाउ इट वर्क्स। आई मीन एक ही टेस्ट उसका ये है कि अगर आप बहुत चीजें सोचते हैं, क्या वो है जो रह जाता है आपके दिमाग में, फिर वो आपको मतलब कुछ अनकॉन्शियस सा है वो, आप क्यों लिखते हो किसी एक चीज को, और कभी कभी हमेशा आप सही चुनते हो ये भी नहीं है, क्योंकि वो जो बेसिक गलती जो होती है ना, वो फिर आपको एंड तक निभानी पड़ती है। तो वही एक, अब वो इंस्टिंक्ट है और उसमें गलतियां होंगी, और आप अच्छे हो तो 4-5, तो आई डोंट नो। अब क्लेवरनेस थोड़ी सी, तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो पहली फिल्म जो बनाता है, दूसरी जो फिल्म बनाता है, लेकिन उसके बाद तीसरी चौथी, तो आपको कुछ समझ में तो आता है। आपसे लोग भी कहते हैं सुधर जाओ, लोग भी तो बहुत एडवाइस दे रहे होते हैं ना कॉन्स्टेंटली, यार तू कुछ समझ यार क्या है। तो अब वो सब कहीं तो आता है दिमाग में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोचते हो ऑडियंस के बारे में, आप कभी कभी सोचते हो। आप वो वाला सब्जेक्ट मैटर कभी कभी हटा देते हो जो आपको पता है कि ये यार कोई नहीं देखेगा, और ये बने, जैसे सब लोग कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिर से बनाओ, तो मुझे समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो तो बन चुकी। तो वो एक अजीब सा था कि मुझे तो लगा था वो फिल्म ही नहीं बनेगी कभी। वो तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो मैं कैलकाटा मेल बना रहा था, मेरे ऐसा दिमाग खराब था कि उसके बीच में मैंने कैलकाटा मेल बनाने के बीच में मैंने हजारों बनाए, क्योंकि मैं इतना पक गया था सुन सुन के लोगों की, कि मैंने कहा उसमें मैंने, मतलब मिसाल के तौर पे नंदिता दास को भी नहीं लिया। आई इंसिस्टेड दैट एवरीबडी शुड, बिकॉज आई वाज सो, एक
क्या आपका उस वक्त फीलिंग होती है वो, यू नो, समटाइम्स फ्रस्ट्रेशंस कॉज यू टू बी ब्रेव, यू आर नॉट एक्चुअली ब्रेव, बट सिचुएशंस होती, बट आप कहानी वही सुनानी चाहिए. देयर आर 3, 4, 5 फिल्म्स दैट एवरीवन इज मेंट टू मेक, जो सिर्फ वरुण बना सकता है, जो सिर्फ जयदीप लिख सकता है. वो समझ जिसमें आ जाती है कि यार ये लोग बोल रहे हैं इस पे फिल्म बनाओ, लेकिन ये मेरी नहीं है, ये जयदीप की है. मुझे ये आइडिया अगर मतलब मुझे जयदीप को सुनाना चाहिए कि यार ये आइडिया है तो इस पे बना, क्योंकि उसकी जो अपब्रिंगिंग है, जो उसका घर था, जो उसका माहौल था, जहां वो पैदा हुआ था, जो उसकी भाषा थी, जो जिस माहौल में वो रहा, ही इज टोटली इक्विप्ड टू मेक दैट. और अगर वो कहानी आप जो आप 4-5 सुनाओगे, वही आपकी फिल्में होंगी. हर आदमी के करियर में बाकी आप प्रोफेशनल हो तो आप गाने बहुत लिखोगे, आप कहानियां बहुत लिखोगे, आप फिल्में होपफुली बहुत बनाओगे, बट वो 5-6 कहानियां जो आप ही सिर्फ, जैसे हजारों एक फिल्म है जो मैं ही बना सकता था, वो बंबई में कोई नहीं बना सकता, है ना. जैसे कि चक दे जो फिल्म है वो ये, जैसे मसान वरुण और नीरज मिलके ही मेरे ख्याल से वो जो ये फिल्म है वो वही बना सकते थे, है ना. नीरज का तो एक जो आंध्रा से आके कुछ बनारस से फैसिनेशन है वो अलग से ही है कुछ, वो ही डजंट इवन कम फ्रॉम बनारस, बट यू नो इट्स नॉट नेसेसरी. वो अजीब है ये क्या फैसिनेशन. आप उस जगह के नहीं होते हमेशा जहां के आप होते हो. आप काल्पनिक तरीके से भी कहीं के हो सकते हो ना. आप ही तो एक्ट ऑफ इमेजिनेशन भी तो है ना फिल्म मेकिंग, ऐसा नहीं है. तो आप कहीं और जाके भी अपने आप को पा लेते हो. आपको वो एक अजीब सा है वो क्या है वो, अगर उसका जवाब ढूंढना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. मेरे ख्याल से नहीं ढूंढना चाहिए. सिंस हम कहानियों की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन है तीनों के लिए. हमने फिल्मों में फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टिल डेट ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द फिल्म्स दे गो टूवर्ड्स एन एंडिंग. एवरी स्टोरी इज लुकिंग फॉर एन एंडिंग इन द सेंस कि वो जो ऑडियंस आने वाली है सिनेमा हॉल में, स्क्रीन के सामने, वो कुछ इस तरह से सेटिस्फाइड होकर लौटे कि प्यार और परिवार जैसे इंस्टीट्यूशंस पे उसका जो विश्वास है वो हमेशा बना रहे. जैसे जयदीप की फिल्मों में हमने कई बार देखा कि एक प्रॉपर क्लोजर है हर चीज का, एंड में सब कुछ ठीक हो जाना, एज वी से. मसान एट द सेम टाइम थोड़ी सी ओपन एंडेड थी. यू आर लेफ्ट इमेजिनिंग कि आगे क्या होगा. एट द सेम टाइम सुधीर जी की कई फिल्में ऐसी हैं जो सैड एंडिंग्स भी हो रही हैं और कभी कभी डिसइल्यूजनमेंट भी हो रहा है, जैसे हजारों ख्वाहिशें में. तो हाउ डू यू गो अबाउट इट, लाइक हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज हैप्पी एंडिंग्स? थोड़ा सा वेग है बट how do you decide your closures? It's the most difficult. There are some people who write अंत सोच के लिखते हैं कि कहानी का अंत ये है और मैं ऐसे. हाँ, कभी कभी जो अंत है कहानी का उसको आप तब्दील भी करते हो, जैसे कि मिल्खा, बिकॉज करेक्टली तब्दील कर रहे हैं. हाँ, मतलब उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अबाउट अ बॉय रिटर्निंग होम. इट्स नॉट अबाउट अ रनर मिल्खा सिंह, इट्स अबाउट अ बॉय रिटर्निंग होम. So he come, वो end उसका जो है, जब he becomes a peace with the young boy, the older man becomes a peace with the young man. That is the end. No, कहानी का जो बायोग्राफी है वो एक अलग किस्सा है उसका. तो कैसे मैं तो I try and find something in the middle. जैसे धारावी में उस टूट गया है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि भाई एक और फैक्ट्री है मुलुंड में, है ना बॉस, उसमें एक प्लॉट है. अब इज इट सैड कि वो फिर उसी में फंसेगा? वो माधुरी का एक फोटोग्राफ टंगा हुआ है अभी भी उसी ख्वाब में, विल ही अगेन? बट ऑल पीपल कैन डू इज स्ट्राइव एंड होप एंड लिव इन द मिडल. हजारों में वो एक लड़के की भी तो कहानी है जो एक लड़की से इश्क करता था, जब उसको मिल गई वो तो उसको पता ही नहीं की है
है ना, एक तरह से। तो अब वो इज क्या है, वो सैड है, हैप्पी है, पता नहीं, बस जिंदगी है। और एक अफर्मेशन है दोस्ती का, जो भी आप मान लीजिए, जिससे मतलब लोग जुड़ते हैं जब बावरामन बजता है आखिर में। तो एक मतलब कुछ एक बीच का कोई एक स्थिति ढूंढता हूं मैं, कुछ एक लाइफ। मतलब मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, जैसे स्कॉर्सेसी की फिल्में होती ना, कुछ बीच में, कि वो टैक्सी ड्राइवर का एंड क्या है, वो ख्वाब है वो आखिर उसका, कि वो सच है कि क्या है। वो एक जिंदगी जैसे मसान का एंड है ना। अब वो दोनों का क्या होगा पता नहीं, संगम है, दोनों मिले हैं, अब वो कोई जरूरी नहीं है उसका, बट एक जिंदगी तो जब तक है तब तक चलेगी, उसका एक, उसमें कुछ ख्वाहिशें बचेंगी, कुछ एक तरह से आप एक सवाल पे एंड हो, तो वो मुझे काम बेहतर लगता है। मुझे पर्सनली वो काम बेहतर लगता है जो आसान जवाब नहीं देता, जो मुझे पसंद भी आता है, जो दूसरों का भी काम पसंद आता है, जो बहुत ही डार्क, लेट्स मेक डार्क ऑल्सो, मुझे कुछ अजीब लगता है। और वो कुछ एक है, वो एक हर स्टोरी का एक लॉजिक होता है, वो अपने आप अगर उसको आप जाएंगे और अगर आप सुनेंगे ध्यान से उस कहानी को खुद, तो कहानी सुनाएगा और आपको बताएगा कि ऐसे अंत हो। इफ यू लिसन इट विल टेल यू कि ऐसे अंत होना चाहिए। अब फिर उसके बाद, और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कमर्शियल सिनेमा में, हर तरह की फिल्में चली हैं, है ना, हर तरह की। अब जानिबदारों का एंड तो बहुत ही निहिलिस्टिक है, बहुत ही मतलब आप बोले पेसिमिस्टिक है कि नहीं, या मतलब कोई भी फिल्म तो बड़ी 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 कमर्शियल फिल्म है, बहुत ट्रेजिक एंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत कयामत से कयामत तक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मदर इंडिया का एंड क्या है, मुगल आजम का एंड क्या है ना। तो अब तो मिलते तो नहीं है दोनों। तो अब वो कहानी के लॉजिक में अगर अगर आप जाते हैं और वो आप सुनते हैं उसको ध्यान से, उसका जो लॉजिक है कहानी का, वो आपको उस दिशा में ले जाएगा, फिर आप उधर चलें तो बेहतर होगा। मतलब वो हैप्पी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल से। वरुण, अच्छा, मसान के एंड की बात हो रही तो मुझे एक बात याद आ गई कि मेरे मामा जी ने फिल्म देखी जब दिल्ली में, ये इसका प्रीमियर हुआ था, मतलब प्रीमियर क्या, एक फेस्टिवल में वहाँ दिल्ली में थी, उसके एक हफ्ते बाद ऑल इंडिया रिलीज था, और उन्होंने वहाँ देखी और बाद में मुझे फिर फ़ोन किया घर जाके कि भाई बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ना एक चीज़ लगा कि ये ना लास्ट में तुम एक सीन और जोड़ दो। मैंने कहा अच्छा, क्या क्या सीन जोड़ दें? ऐसा करो, वो कश्ती से उस पार उतरते हैं और दिखाओ कि वो ना उतरते हैं और लड़का बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं, ये नहीं था। लड़का लड़की के साथ जाता है, वो लोग एक कमरे में कहीं जाते हैं या कहीं घर पे जाते हैं, और लड़का किस करने लगता है और लड़की बोलती है नहीं इस बार नहीं, पहले शादी करो। तो वो पहले फिर शादी करते हैं और उनकी शादी का जो भी वो है मंडप है, उस पे तुम खत्म कर दो, बहुत चलेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, फिल्म बन चुकी है, आपने देखी ना, अभी तो अगले हफ्ते तो आ रही है, नहीं तो एक सीन ही तो शूट करना है, कर लो। मैंने कहा नहीं, वो मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की कि पैसे ऐसे लगते हैं, और मतलब पैसे नहीं, इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने बोला कि पैसे का भी वो खेल है, ऐसा नहीं तो पैसे मैं दे दूंगा। मैंने कहा वैसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये हैप्पी एंडिंग का जो हमारे अंदर कीड़ा है वो है, हाँ वो है, वो हमेशा है। और पर्सनली मुझे भी हैप्पी एंडिंग वाली फिल्में ज़्यादा पसंद आती हैं देखने में, लेकिन जो लिखने में पसंद आता है वो हमेशा वो एक वैसी फिल्म हो जिसके अंत में एक सवाल हो। जैसे कि बहुत बड़ी हिट फिल्म इंसेप्शन, उसमें बहुत लोग मुझसे पूछते हैं एंड में क्या हुआ। ये मसान में ना बहुत लोग सबसे ज्यादा यही पूछते हैं कि वो क्या हुआ, अच्छा उसके बाद वो दोनों ने आगे क्या बात की या आगे कुछ आपने सोचा था। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ, तुम पहले मुझे बताओ इंसेप्शन में लट्टू गिरा था कि नहीं गिरा था। तो नहीं पता ना, किसी को नहीं पता, वो तुम खुद सोचो, तुम्हारे अंदर जो कहानी चल रही है उसके हिसाब से इस फिल्म का अंत हो जाएगा। तो वो हैप्पी एंडिंग का जो एक तरह से इट्स लाइक देयर आर फिल्म्स व्हिच रिक्वायर हैप्पी एंडिंग। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने तलवार देखी लास्ट ईयर,
जो मुझे लगा कम से कम फिल्म में ही कुछ कुछ मुझे उम्मीद मिल जाती। वो फिल्म देख के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और मुझे लगा कि ये फिल्म में ही हैप्पी एंडिंग दे देते मुझे, असल ज़िंदगी में तो कहीं किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से नहीं मिल रही है आजकल हैप्पी एंडिंग। 50 दिन बोल के वो 500 होने वाले हैं। तो वो फिल्में दे सकती हैं हमको, फिल्मों के अंदर वो ताकत है कम से कम। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर फिल्म हमारे जैसे ही जो सरफिरे थोड़े वो ख्याल हैं कि यार मतलब हम ना सवाल पे छोड़ेंगे लोगों को। जो मैं चाहता हूँ अभी भी आगे कोशिश यही करूँ कि सवालों पे ही छोड़ा जाए, ताकि घर जाके भी करने को कुछ हो। ये ना हो कि घर गए और फिर अचानक से टीवी चलाया और उस पर WWF या ट्रम्प या जो भी चल रहा है उसमें आप घुस गए। थोड़े दिन याद रखें फिल्म को, क्योंकि सवाल होगा तो आप याद रखेंगे। लेकिन फिर भी दोनों हैं और दोनों को एग्जिस्ट करती हैं, वही सबसे बड़ी खासियत ही वही है फिल्म इंडस्ट्री की। क्योंकि मैं बचपन में मैं सबसे पहले सोचा था मैं क्रिकेटर बनूंगा, बहुत पैशन था क्रिकेट का और फिल्मों का, ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा पैशन था जो हर हिंदुस्तानी को होगा मेरे ख्याल से करीब करीब। लेकिन फिर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझ आया कि क्रिकेटर तो 11 ही हैं हिंदुस्तान में, कुछ भी हो जाए वो 11 ही रहने वाले हैं। तो आपको सोचो ना, आप 125 करोड़ या 100 करोड़ उस समय जो भी थे, 100 करोड़ में से सिर्फ 11, तो उतनी तो आपके अंदर नहीं है औकात कि आप वहां पहुंच जाएं। फिल्में जो हैं वो ऐसी ऐसी देखने को मिली, थैंकफुली, जो खराब भी कई देखने को मिली। लगा कि अच्छा ये तो हम कर सकते हैं, बहुत हुआ तो खराब होगी, ऐसी होगी तो। और उसमें कोई भी अपनी दुकान खोल सकता है, कोई भी जाए और आप अपना एक लगा लें गुमटी और आप बोलें कि भाई हम ये करते हैं, आप जो भी करते हो, और वो धीरे धीरे वो गुमटी चलने लगेगी। वो और हर गुमटी कई सारे जॉनर हैं उसमें, कई सारी गलियां हैं उसमें, कई सारी गलियों में कई सारे खरीदार और बेचने वाले दोनों हैं। तो वहां से फिर समझ आया। तो इसलिए यही सबसे बड़ी बात है कि हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, डिप्रेसिंग, डेलिबरेटली डार्क एंडिंग, डेलिबरेटली हैप्पी एंडिंग, सब यहाँ को एग्जिस्ट करती हैं और सब को अपने अपने देखने वाले मिलते हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास और पर समय इतना कम है कि हम वरुण और जयदीप से लिरिक्स के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। सुधीर जी से बहुत सारे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि माइक आपके पास भी जाना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं एक बार पूछ लूँगी, मैं पूछना चाहती हूँ, वो ये कि आप तीनों को अगर कोई एक फिल्म रीमेक करने का ऑप्शन हो, बॉलीवुड में सिर्फ बॉलीवुड है ऑप्शन, किसी की भी फिल्म, कोई ज़रूरी नहीं खुद की हो, तो आप कौन सी फिल्म रीमेक करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे? आप शुरू करेंगे। मुश्किल सवाल है ये। मैं बहुत आसान है मेरे लिए, साहब बीवी व गुलाम और एंड में मीना कुमारी और गुरुदत्त का सीक्वेंस होगा, उसके अंदर they'll make wild passionate love. मतलब there's only one film, साहब बीवी व गुलाम। I mean, अगर आप कह रहे हैं बना, वैसे मतलब बनानी नहीं चाहिए with the rider that, मतलब नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे हाइपोथेटिकली तो एक ही फिल्म है हिंदुस्तान, और उसका एंड मुझे पता है क्या होना चाहिए। और जो था, मतलब जो गुरुदत्त उस वक्त के माहौल और उस वक्त के सेल्फ सेंसरशिप या जो मार्केटिंग कमर्शियल सेंसरशिप जो भी आप बोलें जो उस वक्त था, उसमें उन्होंने हिंट ही सा दिया या जो भी था, तो वो मुझे, मेरे लिए ये बहुत, मैं सिर्फ 15 सेकंड में सोच के जवाब दे रहा हूँ, इसलिए सवाल मत उठाना ज़्यादा। मेरा नाम जोकर, मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो फिल्म, और सिर्फ शायद इसीलिए, और एक ये कि वो बहुत ही यूनिक फिल्म है। मैं और ढूंढता रहूँ, मुझे उस तरह की कोई और फिल्म हिंदी फिल्म की हिस्ट्री में नहीं मिलती है। बहुत सारी और भी ऐसी यूनिक फिल्में होंगी, लेकिन ये एक है जो कि एक जर्नी है, एक नॉवेल की तरह है, एक बस एक इंसान की, एक आर्टिस्ट की जर्नी है। तो वो मुझे लगता है, और इसलिए भी क्योंकि उस समय वो फिल्म उतनी नहीं चली, तो मुझे अगेन वो जो कह दिया जाता है, लेकिन इस फिल्म के लिए शायद सच है कि अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। तो ये एक्चुअली फिल्में तो मैंने बहुत ज़्यादा इतनी देखी भी नहीं है, तो फिल्मों का पता नहीं, बट मैं आजा नस्ले की स्क्रिप्ट को रीमेक करना चाहूँगा सर। वो बड़ी गलती हो गई, वो करना चाहूँगा।
in the context of places and cinema, जयदीप आपने वो उनकी पहली फिल्म का जिक्र किया नहीं, जो खोसला का खोसला, जो कि दिल्ली में बहुत दिल्ली और जो माहौल तो और खुद ब खुद शायद अंदर से आई हो। हाँ वो हम दोनों हाँ वहीं के थे। वहीं के थे। वो द प्लेस एंड इट्स क्वाइट अ रिमार्केबल, इवन द कैरेक्टर, लैंग्वेज, एवरीथिंग। ये सवाल एक्चुअली मुझे कई दिनों से पूछना था कई लोगों को। एक्चुअली भारत जैसे देश में जब पॉलिटिक्स देश की बहुत सारी चीज़ें तय करता है, सोसाइटी में कई सारी चीज़ें तय करता है, फिल्म इंडस्ट्री में उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी कम दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वो बहुत ही सटल लेवल पे होता है ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब बाकी तो सारी ज़िंदगी का आप रिफ्लेक्शन अपनी अलग अलग फिल्मों में दिखा देते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से आप या तो आप भागते हैं या कमर्शियली आप उससे भागते हैं, या कोई और सेंसरशिप है जिसके वजह से आप भागते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शायद नहीं लिख पाएंगे उसके बारे में। तो ऐसा क्यों है कि आप इतनी सारी उस पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम नहीं करते उसके बारे में? पहलाज निहलानी का नाम सुना है आपने? ना, वो इंसान नहीं, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी, वो मेटाफर है एक पूरे सिस्टम का। मुझे पता तो था वो कि आप ये बोलेंगे पहलाज निहलानी, लेकिन ये आज से नहीं, ये पहले से है। मतलब इसीलिए मैंने कहा उस इंसान की बात नहीं है, उस सिस्टम की, उस अथॉरिटी की, उस जो आज से थोड़ा है, वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट कब का चल रहा है और सेंसरशिप कब की चल रही है। और हिंदुस्तान में आपकी भी कोई लिमिट होगी, हर इंसान की यहाँ लिमिट है। और यहाँ क्या हो रहा है, लोअर LCM नाम से एक चीज होती है मैथ्स में, वो है यहाँ पे हर आदमी की आप लिस्ट निकालें कि कोई चीज तो होगी आपके पास जिस पे कि आप नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। वो कोई भगवान का नाम होगा, या आपके किसी घर वाले का नाम होगा, हो सकता है आपकी माता श्री का नाम हो, कोई भी हो, कोई एक चीज तो हर इंसान की होती है जो आप बोलते हैं बस भैया यहाँ रुक जाओ, है ना। यहाँ पे क्या है, 125 करोड़ का देश है, और वो एक अथॉरिटी है जो कोशिश कर रही है कि ये जो 125 करोड़ में हर इंसान जो लिस्ट बना के दे रहा है, वो पूरी लिस्ट में से एक को नाम ना है कहीं पे, तो खत्म हो गया। वहां पे हम क्या करें? हम तो बाकी जगह हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट आपको सिर्फ सिनेमा से चाहिए, वो भी थोड़ी गलत बात है। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, हम किताब की दुकान में हैं, यहाँ बहुत कम सेंसरशिप है किताबों में अभी, फिल्मों के मुकाबले। तो किताबों में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप ढूंढिए, बहुत तरह का प्रोटेस्ट है। आपको प्रोटेस्ट चाहिए तो भरमार है। सर मैंने रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर मैंने कॉलेज में था जब देखा था, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही प्रोफेशन चूज़ करना है। और सर ऐसी फिल्में क्यों कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती हैं? क्योंकि अब जनरली देखोगे तो सभी ने इसको देखी है, लेकिन कमर्शियली अगर देखा जाए, इसका कमर्शियल अगर इंडेक्स निकाला जाए तो इतना सक्सेसफुल नहीं होती हैं। ऐसी कई भी और भी फिल्म्स हैं, लेकिन क्यों नहीं इतना सक्सेसफुल होती हैं? उस फिल्म में इतने ज़्यादा गाने वगैरह नहीं थे जो हमारा मार्केटिंग का एक पाइपलाइन टाइप का होता है। तो आपके पास उस टाइप का माल मसाले ना हो, या कुछ इस टाइप के सीन ना हो कि ये तो ऐसे सीन तो थे नहीं हमारे कॉमेडी के, कोई मगरमच्छ ने किसी को काट लिया या कुछ हो गया। तो वो ऑफिस की छोटी छोटी बातें थी, अब वो 20 सेकंड में टीवी में कितनी अट्रैक्टिव, वो कहानी के साथ ही अच्छी लग सकती है जब आप इन्वॉल्व हो जाएं। तो कोई आया नहीं देखने। तो फिर उसके बाद में बहुत लोगों ने देखी, किसी ने DVD पे, बहुत लोगों ने, जब फिर नहीं चलती तो फिर आप कहते हैं चलो पायरेटेड ही देख लें, पहुंचे तो से, तो वो फिर नेटफ्लिक्स वगैरह आ गए। तो आई थिंक मेनली ये हुआ था कि जो पहला एक हफ्ता था हमारी ओपनिंग लगी नहीं थी, क्योंकि एटलीस्ट जो हमने प्रोमोज यहाँ जो दिखाई थी उससे कोई इंटरेस्टेड हुआ नहीं देखने में। बाद में देख के काफ़ी लोगों को पसंद आई, लेकिन तब तक उतर जाती है पिक्चर। तो शायद मे बी वी कुड हैव डन अ बेटर जॉब एट दैट टाइम। जैसे कि आप भाषा के बारे में बोल रहे थे कि एक पॉइंट आता है जिसके बाद स्क्रिप्ट एक्सेसिबल होना कम हो जाती है आम जनता के लिए, तो वो लाइन कहाँ होती है प्राइवेट फिल्म और पर्सनल फिल्म के बीच में, एज ए राइटर और एज ए फिल्म मेकर? पता नहीं है, इतना कॉन्शियस है नहीं कुछ मामला मेरा, तो मैं मतलब उतना सोच समझ के मैं काम करने जब बैठता हूँ तो गलती होती है। तो मतलब आप थोड़ा सा क्लेवरनेस तो होती है कि भाई आप चीज़ जो कह रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं, तो अब यू आर नॉट मम्बलिंग टू योरसेल्फ, यू आर टॉकिंग टू समवन। मुझे ऐसा लगने लगा है एक बात, मैं हर चीज़ मतलब एक बच्चा था, जवान था, सुधीर मिश्रा उसका नाम था, 87 में आया था, उसने ये वो मंजिल तो नहीं बनाई थी, है ना।
तो उसको मैं अब ठीक से जानता नहीं, मैं अपनी पहली फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बड़ा थोड़ा बेवकूफ़ सा लड़का था, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा था, नाराज़ था। मैं आज जो मुझे लगता है कि जो द्वंद्व है ये लोगों तक पहुंचने का और अपनी बात फिर भी कहने का, ये द्वंद्व इंटरेस्टिंग है कि अगर मतलब वो द्वंद्व न सिर्फ मुझे मजबूर कहता है, उसको मैं सिंप्लीफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बात लोगों तक पहुंचे। तो मैं जब सोचता हूं मुझे कौन सी फिल्में याद हैं पीछे, तो मुझे वो फिल्में याद हैं जो मुझसे बात कर रही थी, जो थोड़ा बहुत पॉपुलर भी थी और लेकिन बहुत इंडिविजुअल आर्टिस्ट का काम भी था। तो जब एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो है, जो गीतकार हो चाहे कोई हो, वो किसी से बात करने की ख्वाहिश से काम करता है, तो मेरे ख्याल से वो काम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मुझे अब लगने लगा है, तो आगे से मैं थोड़ा सा कोशिश ऐसी करूँगा। अच्छा, नहीं, प्राइवेट और पर्सनल सिर्फ राइटर नहीं बना सकता है किसी भी फिल्म को। हाँ, किताब को बना सकता है राइटर पूरी तरह से, प्राइवेट या जो भी प्राइवेट और पब्लिक जो भी था। फिल्म में तो बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं, तो फिल्मों में सिर्फ आप भाषा पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल नहीं रह जाएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट जैसे खोसला का घोसला में ही अगर वो घर देखें और उस घर में वो टेबल पे एक रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी हुई है, जो सीधे से बस हो गया, मेरे लिए वो मिडिल क्लास कनेक्शन है, मेरे घर में थी वो, मुझे रूह अफ़ज़ा की बोतल या कहीं सुआलिन की बोतल दिख जाएगी, मेरे लिए हो गया, वो एक कनेक्शन बन गया ना। उसमें आपने भाषा नहीं है, विजुअल्स हैं। फिल्म अल्टीमेटली है तो विजुअल आर्ट, तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे लिए भाषा, जितना कि आप मान रहे हैं फिल्म के हिसाब से। तो ये है। एक्चुअली मेरे को इसके साथ काफ़ी बार कुश्ती करनी पड़ी है, एटलीस्ट मुझे लगा मुझे करनी पड़ी है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी मैंने मुझे थॉट्स आए कि इस सब्जेक्ट पे बनानी चाहिए इस, तो पहला रिएक्शन सबका यही होता था कि निश है, ये तो बहुत ही निश है, कि ये क्या है कि किसी फैमिली का लड़का अमेरिका जा रहा है, उसके प्लॉट पे कब्जा हो गया, मतलब। और वैसे तो बनने के बाद भी 3 साल किसी ने रिलीज़ नहीं करी है बोल के निश है, तो अब देखने के बाद भी निश लगे तो कोई क्या करे। तो या फिर विमेंस हॉकी का क्या मतलब, ये क्या होता है। तो इस तरह से किराए के बाराती या सेल्समैन, मतलब वो यूरेका फोर्ब्स बेचने आता है, मतलब उस पर पिक्चर ही बनाओ, तो वो बहुत बार होता है। तो लेकिन मेरा तो यही इंटरेस्ट है कि हाँ, पर मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मेरे हिसाब से ये बहुत, चाहे सेल्समैन हो चाहे एथलीट हो, मेरे हिसाब से बहुत, ये मेरे दिमाग में, मेरी लाइफ में बहुत जानी मानी हस्ती है, तो सबके पास पहुंचाना है इसको, ये जिद है कि पहुंचाना है। इसीलिए मेन स्ट्रीम सिनेमा का मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तरह के हथकंडे अपना रहे, कभी गाने डाल लिए, कभी नहीं डाले, कभी ह्यूमर, कभी कुछ, कभी तो उसमें कई बार सक्सेसफुल भी हुआ, कई बार फेल भी हुआ। लेकिन मैंने देखा है कि जो आपका सवाल था कि जो नीश चीज़ है या पर्सनल चीज़ है उसको आप ब्रॉड बेस्ड कैसे कर सकते हैं। एक तरीका जो हमेशा वर्क किया है, अपने नेबर्स को नरेट करना, उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अपनी बिल्डिंग में बुला लो 4 लोगों को, यार 2 घंटे हैं सुन लो, तो अगर कहेंगे ये पल्ले नहीं कुछ पड़ा, तो इसका मतलब आप वहीं फेल हो गए। तो उनसे पूछो जो फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं हैं, वहाँ बहुत हेल्प होती है, तो वो बता देते हैं। और अगर बताते भी नहीं है तो जो एक बड़ी पोलाइट सी स्माइल बना के आपके सर के पीछे की दीवार को देखते रहते हैं, तो आप में समझदारी है तो आप खुद समझ जाएंगे आप कितने पानी में हैं, तो वो हेल्प करता है।